अभिमन्यु 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक 16 साल का बच्चा अपनी जान ले लेता है। क्यों? एग्जाम प्रेशर एंड रूट लर्निंग एजुकेशन सिस्टम की वजह से। छात्र ने आग कर ली और बच्चे ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। ये मासूम परीक्षा के नंबरों के आगे जिंदगी हार गया। Student by suit while preparing for exams. यानी रट्टा मारने वाला सिस्टम। अभिमन्यु अपने केमिस्ट्री के पेपर में लिखता है, एजुकेशन शुड बी अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग योर नॉलेज। माइट बी अ लेसन एंड रीजन फॉर द सिस्टम टू चेंज। कौन सा सिस्टम? रट्टा मारने वाला सिस्टम। और तब तक मारना जब तक वो चीज याद ना हो जाए। इंग्लिश में बोलते हैं रूट लर्निंग। ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं दैट डजंट मैटर। उसे यही सिखाया जाता है कि बेटा रट्टा मारो। कभी सोचा है ये सिस्टम कभी जिंदगी में चेंज होगा? जैसे आज से 100 साल पहले मोबाइल फोन्स कुछ ऐसे थे, आज मोबाइल फोन्स ऐसे। 50 साल पहले टीवी ऐसी थी, आज ऐसी है। ये कार आज से 100 साल पहले वाली है, आज की कार हम सब जानते हैं। बट ये क्लासरूम आज से कुछ साल पहले का है और ये क्लासरूम आज भी वैसा है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे आखिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कितने बड़े बड़े फ्लॉस हैं एंड इस सब का सॉल्यूशन क्या है। बाहर के एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले एक एक करके वो समझते हैं। मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट और पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत ही डिफरेंट अप्रोच रखती है। वहां के पॉलिसी मेकर्स एजुकेशन को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, जो बाद में उनके देश के लिए फायदेमंद होती है। क्योंकि एक चीज उन्हें हमेशा पता है कि ब्राइट माइंड्स लीड्स टू ब्राइट नेशन। हर साल कुछ नया बदलाव लाते हैं ताकि ये जो सीखने और सिखाने का सिस्टम है ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। लेकिन हम उन लोगों से बहुत पीछे हैं जिनमें ये 5 सबसे क्रूशियल सेटबैक्स हैं जिनको तुरंत रिफॉर्म करने की जरूरत है। द स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस, ग्रेडिंग, एडमिशन प्रोसेस, टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड एवोल्यूशन मेथड्स। बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज का एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, वेयरएज हम लोग खाली ग्रेड्स पे फोकस करते हैं। मार्क्स लाया तो बहुत अच्छा स्टूडेंट, मार्क्स नहीं आए तो सबसे खराब स्टूडेंट। क्या लगता है सारे बच्चे एक जैसे होंगे? अभी तक लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को आप ग्रेड के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो। डू वी इवन रियलाइज कि उस बच्चे पर क्या बीतती है जब उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है जस्ट बिकॉज वो फेल हो गया है। और हंसने वाली बात तो ये है कि उस बच्चे को फेल करने में इसी एजुकेशन सिस्टम के करिकुलम का हाथ होता है, जो कभी कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस ही नहीं करता है। बस क्लास में बुद्धू बोल करके लोग साइडलाइन कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे ट्रॉमा से निकलते हैं और बचपन से ही उन्हें सेल्फ डाउट घेर लेता है। अब देखो, जब प्राइमरी एजुकेशन ही ट्रॉमेटिक हो जाएगा तो हायर एजुकेशन तो डार्क हो ही गई। अब उसी जगह अगर आप किसी डेवलप नेशन के एजुकेशन को देखो तो उनका सिलेबस का डिजाइन ही कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे बेस्ड होता है। रोट लर्निंग को वो प्रमोट ही नहीं करते। वेयरएज हमारे यहाँ घर घर में यही सिखाया जाता है कि बेटा रट्टा मारो, याद करो, और बच्चा झूम झूम करके याद करने लगता है। तो ये तो ग्रेड प्रोसेस का सिस्टम है। अब थोड़ा एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। बट एडमिशन प्रोसेस की क्या बात करें, हमारा एडमिशन प्रोसेस ही करप्ट है। मेरा यहाँ बोलना गलत नहीं होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एडमिशन के लिए मोटा मोटा पैसा देना पड़ता है, चाहे वो केजी वाले बच्चों का हो या फिर इंजीनियरिंग वाले बच्चों का। और मेडिकल एडमिशन के लिए तो सूटकेस भर भर के पैसा चाहिए। यहाँ जो बच्चा डिजर्विंग है उसको तो जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है, मगर अगर पैसा और पावर है तो एडमिशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये एडमिशन किस चीज में हो रहा है? लोगों को एक रेस में दौड़ने के लिए, और वो रेस का नाम है रैट रेस। ये जो रैट रेस है ये तभी से शुरू हो जाती है जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है। उस बच्चे को पता नहीं चलता है बट वो सबकॉन्शियसली एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जिसका नाम स्कूल है उसमें घुल मिल जाता है। जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, इंडियन पेरेंट्स अपनी इच्छाएं, अपनी उम्मीदें बच्चे पर थोपने लगते हैं। अब वो बच्चा रेस के ट्रैक पर आ चुका है और उस रेस का नाम है एकेडमिक एक्सीलेंस। रेस है क्लास में टॉप करना, रेस है मैक्सिमम ऑब्टेनेबल मार्क्स लाना। लेकिन उस बच्चे पे जो प्रेशर बिल्ड होता है वो किसी को नहीं दिखाई देता है। एकेडमिक एक्सीलेंस के प्रेशर के चलते बच्चे रोट मेमोराइजेशन को प्रेफर करते हैं। रोट मेमोराइजेशन के चलते बच्चा कॉन्सेप्ट कभी समझता ही नहीं। वो 3 इडियट्स में साइलेंसर का कैरेक्टर देखा है ना, मतलब रट्टा मार लो, हिंदी में चाहे जो कुछ भी लिखा हुआ है। अब बच्चा रट्टा मार मार के पास तो हो जाता है, बस उसके कॉन्सेप्ट छूटते रह जाते हैं। एंड दिस इज वेयर रोट मेमोराइजेशन फेल्ड। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप रट कर क्लियर नहीं कर सकते हो। वन नीड्स टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब रोट मेमोराइजेशन एक इंडिविजुअल की क्रिटिकल थिंकिंग को ही अफेक्ट कर देता है। अब हमारे देश में छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक स्कूल्स एंड कॉलेजेस में रोट मेमोराइजेशन ही प्रमोट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज के टाइम में सच्चाई ये है कि एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है रेदर देन अ टेंपल ऑफ नॉलेज। अब ये हार्श लगेगा बट ये सच्चाई है। स्टूडेंट को एक कस्टमर की तरह देखा जाता है। हमारे देश की बात करें तो यहाँ हमेशा मेमोराइजेशन, ड्रॉट लर्निंग एंड स्ट्रिंजेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें बहुत सारा कॉम्पिटिशन होता है,
यही एजुकेशन सिस्टम फॉलो होता है और इसमें जो पढ़ाया जाता है वो शायद ही बच्चे की लाइफ में काम आए। शायद सुनाने में ये प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बड़ी ना लगे, बट अगर हम स्टैट्स की तरफ गौर करें तब हमें शॉक लगेगा। इंडिया में एक तरफ हमारा एम है $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना 2047 तक, लेकिन एक कंट्री को इस लेवल पर पहुंचाने वाले होते हैं उस कंट्री का वर्कफोर्स। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने सपना तो देख लिया इतनी इकोनॉमी बनाने का, बट जो इतनी इकोनॉमी बनाएंगे यानी हमारा वर्कफोर्स वो अगर उतना स्किल्ड ही नहीं होगा तो ये चीज रियलिटी में कैसे बदलेगी। और यहाँ पर स्किल का ये भी मतलब नहीं कि कोई जॉब कर रहा हो किसी स्किल को सीख करके, यहाँ पर स्किल का मतलब है कि आपकी एडाप्टेबिलिटी टाइम के साथ में, टेक्नोलॉजीज के साथ में कितनी फास्ट है। और 2047 की बात छोड़ दो, अगर अभी की बात करें तो अभी इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। लो सुन लो, डेटा सुन लो, इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट एमबीए ग्रेजुएट्स हैं। पूरे दुनिया में 150 लाख लोग जिनके पास एमबीए की डिग्री है, उसमें से 23,40,000 लोग इंडिया के, मगर उसके बाद भी ये एमबीए ग्रेजुएट्स unemployed. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India, ASSOCHAM, says that only 7% of MBAs that graduate every year are employable. सोच सकते हो कितनी बुरी हालत है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। केवल 7%, और 7% भी वो हैं जो इंडिया के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हैं। बाकी के लाखों लोगों का क्या? कैलकुलेशन बता दूं, 23,40,000 लोग हैं पूरे दुनिया में इंडिया के जो एमबीए करते हैं, उसके 7% लोग ही एम्प्लॉयबल हैं, तो नॉन एम्प्लॉयबल कितने लोग हुए? 21,76,200 लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो एमबीए कर रहे हैं। अब यहाँ पर एसोचैम खुद कहता है कि इंडिया का आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम ही इसका सबसे बड़ा कारण है। उनका मानना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम न्यू बिजनेस प्रैक्टिसेस से रेलेवेंट ही नहीं। अभी भी हमारे इंस्टीट्यूट वही 50 साल पुराना घिसा पिटा थ्योरीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। दुख होता है जब पैसा खर्चा करके आप कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करते हो और बाद में जॉब में सैलरी के नाम पे चंदा मिलता है, और ये सब होने का वही कारण है, आउटडेटेड करिकुलम। अरे भैया, ऐसे कोर्सेज करके क्या फायदा जो आपको आउटडेटेड चीजें सिखा रही हैं। कोर्सेज तो ऐसे होने चाहिए जो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्किल्ड और जॉब रेडी बनाए। ऐसे ही एक बिजनेस स्कूल है जिनका 18 मंथ का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम ना सिर्फ आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है, बल्कि इनका करिकुलम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है, जो कि उबर, मिंत्रा और मैकेंजी जैसी कंपनीज खुद बिल्ड कर चुके हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस की। इस प्रोग्राम में आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पढ़ेंगे जिनके पास थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए उन्हें कंपनी सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा और 3 महीने की मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी होगी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इनके करिकुलम का है कि स्टूडेंट्स को अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करना होगा, जिसके लिए वो फंडिंग भी उठा सकते हैं। इनके पास 1200 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं जो आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे। ये प्रोग्राम अर्ली सितंबर में स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सिर्फ 75 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। साथ ही साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी है अप टू 100% स्कॉलरशिप की। अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट चेक कर सकते हो। तो ये बदलाव की एक पहल है हिंदुस्तान में, मगर बाहर के एजुकेशन को देखें और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखें तो टीचिंग मेथोडोलॉजीज में भी बहुत डिफरेंस है। बाहर के एजुकेशन सिस्टम डाइवर्स टीचिंग मेथड का यूज करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक और क्लासरूम पर स्टक नहीं हो जाते। देयर आर मल्टीपल टीचिंग मेथड्स। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें कोई ना कोई एक्टिविटी करवाई जाती है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में उनसे एक्सपेरिमेंट्स करवा करके उनको सिखाया जाता है। अगर उन्हें किसी जगह पर लेकर के जाना है तो वहां लेकर के जाया जाएगा, उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराया जाएगा चीजों के बारे में। गेम बेस्ड लर्निंग, अब हमारे यहाँ तो सिखाया ही बचपन से जाता है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है कि गेम्स से दूर रहो। वैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं गेम्स खिला रहे हैं, मैं वो चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो वही सारे स्कूल्स हैं जो आज इन मेथोडोलॉजीज को अपना रहे हैं। तुम गांव देहात में जाओ, अलग अलग जाओ, वहां वो सब नहीं हो रहा है। मैं वहां की बात कर रहा हूं क्योंकि वही तो हमारा फ्यूचर है। काइनेस्थेटिक लर्निंग, हैंड ऑन एक्टिविटीज कराया जाता है, उसके थ्रू सिखाया जाता है। देयर आर मल्टीपल टीचिंग मेथड्स। अब यहाँ के टीचिंग मेथड्स की बात कर लो तो यहाँ के तो टीचर्स ही नहीं ट्रेंड होते। इन टीचर्स के वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे, लोग इसे फन में लेते हैं, बट ये फन नहीं है। देश का राष्ट्रपति कौन है? सबसे जो प्रथम नागरिक है वो कौन है, आपको नहीं मालूम? प्रथम राष्ट्रपति ये वो टीचर हैं जो इंडिया के फ्यूचर को पढ़ा रहे हैं और इनको खुद नहीं पता है, स्पेलिंग्स नहीं पता है इन्हें। JUNGU क्या हुआ? ऐसे ऐसे लोग हैं, संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं पता है। ऐसे भी वीडियोस वायरल हुए इंटरनेट पे। बट ये हंसी मजाक नहीं है, ये वो लोग हैं जो छोटी छोटी जगह पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इन्हीं लोगों के हाथ में उन मासूम बच्चों का फ्यूचर है। तो कहाँ फ्यूचर जाएगा जब वो कहीं स्टैंड आउट नहीं करते। अब जो भी लोग बोलेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि इंडिया में मेंटालिटी डिफरेंट है। यहाँ पर वो वाले मार्क्स पे ही फोकस होता है कि इंग्लिश और मैथ्स में कितना मार्क्स आया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनके बच्चे का कौन से हॉबी में इंटरेस्ट जा रहा है, कौन से गेम में इंटरेस्ट जा रहा है और उसमें कितना मार्क्स आ रहा है, ये यहाँ के पेरेंट्स नहीं देखेंगे। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ,
ठीक है, इंडियन पेरेंट्स के ऊपर। आप मेरे को बता दो कमेंट करके कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो अलग टॉपिक है और अलग सेट ऑफ डिस्कशन है। बट अभी के लिए मैं ये बता रहा हूं कि वो चीज उस लेवल पे प्रमोट ही नहीं होती है। यहाँ पर प्रमोट क्या होता है? इंग्लिश। हमारे यहाँ एक बेसिक सी चीज है, मैंने अपने इंडियंस ट्राइंग टू बी अमेरिकन वाली वीडियो में भी ये चीज कोट करी थी कि लोगों को बहुत ज्यादा शौक है ये चीज बताने में, हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। ये इंग्लिश मीडियम क्या है, कभी सोचे हो? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, थॉमस वेबिंगटन मैकेले, ये वो शख्स था जिसने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की नींव रखी, और इस शख्स को इंडियन एजुकेशन से सबसे ज्यादा नफरत थी। इसके एजुकेशन ने ही डिवाइड एंड रूल पैदा कर दिया। जो इंग्लिश एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं वो अपर क्लास हो गए, जो नहीं कर पा रहे हैं वो लोअर क्लास हो गए। और ये कोई हवा वाली बात नहीं है, ये आज तक है, लोगों के दिमाग में घुस गया। जाके मेरा वीडियो देख लो, इंडियंस ट्राइंग टू बी अमेरिकन, ठीक है? आज के टाइम में उस पर 6 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, और उस वीडियो में यही चीज है कि मैंने आपको प्रूफ्स दे करके बताया है कि जो थोड़ा सा भी इंग्लिश बोले लोग उसको कूल समझते हैं, और जो ना बोल पाए उसको लोग अनसिविलाइज समझते हैं। 6 जनवरी 2024 को द हिंदू के एक आर्टिकल में पता चला, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ही बताया कि मैकेले को भेजा ही इसलिए गया था कि वो इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन को खत्म करके, जो कि रिच एजुकेशन था, वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करे। मैकेले आल्सो एम्फसाइज ऑन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस व्हिच लेड टू रैट रेस दैट वी सी टुडे। और आज के टाइम में ये रैट रेस दो जगह की हो गई है। एक तो स्कूल में भी रैट रेस चल रही है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली भी रैट रेस चल रही है। कोचिंग में अलग रैट रेस हो रही है। अगर बच्चों के लिए कोचिंग स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर स्कूल का क्या काम? अब आदमी स्कूल फीस भी भर रहा है, ऊपर से कोचिंग की भी फीस, तो जब पूछा जाए ऐसा क्यों, तो जवाब होता है भैया स्कूल में पढ़ाई नहीं अच्छी है। अब जब यहाँ पर पता है कि स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो फिर कोई क्वेश्चन क्यों नहीं करते? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोटा एंड राजेंद्र नगर, वहां पर कोचिंग थोड़ा जस्टिफाइबल है। मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर स्कूल गोइंग किड्स की। लकीली अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोचिंग सेंटर्स को लेकर के नए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, जिसके अकॉर्डिंग 16 साल से छोटे बच्चों का एनरोलमेंट अलाउ नहीं है। बट कितनी जगह ये फॉलो हो रहा है? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फीस को लेकर के पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर लोगों को समझ लेना चाहिए कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा है। इट इज बिजनेस फॉर देम। कोई फेल हो तब भी बिजनेस, कोई पास हो तब भी बिजनेस। दोनों ही केसेस में कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रॉफिट में रहेगा, पर आप नहीं। नवंबर 2023 में एक डिस्ट्रेस पेरेंट अनिरुद्ध नारायण मालपानी टॉप कोर्ट को अप्रोच करते हैं। वजह क्या होती है? गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन की मांग, जो कि कोटा में चल रहे डेथ्स को रोकने के लिए होते हैं, क्योंकि सिर्फ 2023 में 24 डेथ रिकॉर्डेड हैं कोटा के अंदर। अब ये रिकॉर्ड हाईएस्ट है 2015 से अब तक। अब कोर्ट ने तो अपना डिसीजन बना लिया, और कोर्ट का सीधा सीधा कहना है द प्रॉब्लम इज विद पेरेंट नॉट विद कोचिंग इंस्टीट्यूट। और ये बात कई हद तक सही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो आपको किसी का भी फोटो चिपका करके दे देते हैं कि हमारे यहाँ से रैंक निकल रही है। अब पेरेंट्स बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं अपने बच्चे से कि तू कोटा में पढ़ रहा है तो ये निकाल, और उसके चक्कर में एक मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है, और उससे क्या होता है स्टूडेंट के साथ वो एक स्टूडेंट ही जान सकता है। अब पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पाते हैं कि उनका बच्चा जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कहीं उसका ही पेपर ना लीक हो जाए। बताओ, अभी नीट में हुआ सब कुछ ठीक है, और मैंने वीडियो भी बनाई, उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन किया। आप सोचो उस नीट एग्जाम में जो मैंने वीडियो के अंदर बताया, जिस बच्ची ने अपनी जान ले ली, दुनिया को छोड़ के चली गई, वो बच्ची के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने में किसका हाथ है? पेरेंट्स का नहीं, एजुकेशन सिस्टम का, पेपर लीक का। जो उसका पूरा नीट का जो सिस्टम गड़बड़ हुआ, बच्ची इतना दिन से तैयारी कर रही थी, वो अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगी? ये चीज बिल्कुल गलत है। जो बच्ची ने स्टेप लिया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका ऊपर प्रेशर बिल्ड करने में किसका हाथ? एजुकेशन सिस्टम। आज के टाइम में पेपर लीक के कॉन्टिन्यूअस न्यूज मिलते रहते हैं। यूपी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती ले लो, या फिर राजस्थान में टीचर की भर्ती ले लो। अभी हाल ही में नीट पेपर लीक आ गया, वो सब लोगों ने सुना। बट अभी लेटेस्ट में सबसे शर्म की बात तो ये है कि नीट पेपर कंट्रोवर्सी के चलते चलते यूजीसी नेट का भी पेपर, मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने कंफर्म किया है कि यूजीसी नेट का पेपर 6 लाख रुपए में डार्क वेब पे लीक हुआ। अभी ये पेपर लीक की न्यूज चल ही रही थी कि एक और फ्रॉड सामने आ गया, यूपीएससी फ्रॉड। अब तो आम आदमी का यूपीएससी एग्जाम से भी भरोसा उठ रहा है। अगर कोई यूपीएससी में झोल कर सकता है तो भाई अमीरों के लिए और एग्जाम तो फिर हाथ का खेल है। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के मुताबिक यूपीएससी ने अभी एक केस फाइल किया है पूजा खेतकर के ऊपर। पूजा खेतकर इज अक्यूज्ड ऑफ फॉरगिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में तो ये भी पता चला कि पूजा ने कई मल्टीपल आइडेंटिटी फ्रॉड्स किए हुए हैं पास्ट में। अब सवाल यह है कि यूपीएससी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर फ्रॉड कैसे हो सकता है? और क्या इतना आसान है यूपीएससी को धोखा देना? मतलब क्या पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है? ये हालत है आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम की। और ये तो हायर लेवल ऑफ एग्जाम्स की बात है। जाओ हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव देहात में चले जाओ और छोटे छोटे जो स्कूल चल रहे हैं वहां जाकर के देख लो क्या हालत है स्कूल की। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम फेस करता है, जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब पिछले कुछ सालों में इतना सब कुछ इंप्रूवमेंट होने के बाद भी आज भी स्कूल कॉलेजेस छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक कर रहे हैं, क्वालिटी टीचर्स में लैक कर रहे हैं, प्रोग्राम करिकुलम में लैक कर रहे हैं, और रूरल एरियाज का तो मैं क्या बोलूं भाई।
मैं यूपी के छोटे से जिले गोंडा से बिलोंग करता हूँ और वहां पर भी आसपास बहुत सारे गांव हैं और मैं टहला घूमा हूँ यार बचपन से, ठीक है। मैंने देखा, मैं शहर में ही रहता हूँ बट मैंने बहुत सारे गांव देखे हैं, ठीक है। आज भी कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय ब्रेनफील्ड इन अप्रैल 2019, only 32.26% of rural schools in primary, 47.95% in upper primary, 70.05% in secondary and 84.85% in higher secondary are equipped with electricity connection। यही रिपोर्ट बताती है कि 1,10,548 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें वाटर सप्लाई नहीं, नो प्रॉपर टॉयलेट एंड क्वालिफाइड टीचर्स की तो भाई बहुत ज्यादा कमी है। देखो स्क्रीन पे ये नंबर हाईलाइट हो रहे हैं, इतने इतने टीचर्स की कमी है। अब ये सब के साथ साथ हद तब हो जाती है जब हम लोग को इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस देखने के मिलते हैं जहां पर मिड डे मील में भी धांधली होती है। बच्चों को पानी वाला दाल पिलाया जाता है, ठीक है, दाल के नाम पे। गवर्नमेंट पूरी सब्जी बनाने का भी पैसा देती है लेकिन बच्चों को वही पानी वाला दाल पिलाया जा रहा है। पवन जायसवाल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिड डे मील में रोटी के साथ नमक दिया जा रहा है। अब अभी बजट 2024-25 आया मगर उसमें भी सुन लो, 6% GDP एलोकेशन टू एजुकेशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। इट वाज फर्स्ट रिकमेंडेड इन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1968, फिर 86 में रेटिरेटेड हुआ एंड मोस्ट रिसेंटली एम्फेसाइज इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाउएवर इंडिया में एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर 3% ही है GDP का, जबकि रिकमेंडेड 6% है। अब ये जो 3% का गैप है ये अलग अलग चीज को कंट्रीब्यूट करता है, जैसे टीचर वैकेंसीज एंड इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ओवरक्राउडेड क्लासरूम एंड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल डिवाइड एंड अनइक्वल एक्सेस। तो ये सारी तो प्रॉब्लम्स हैं बट अब बात करते हैं सॉल्यूशंस। अगर बजट एंड पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट किया जाए और थोड़े बहुत एफर्ट्स मारे जाएं उन लोगों के थ्रू जो एजुकेशन सिस्टम में है, तो हम होप कर सकते हैं ये शॉर्ट कमिंग्स बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी एंड इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का भी है और फिर जाकर के एजुकेशन हमारे देश में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। देखो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई भी चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, तो एक आदमी के बोलने से नहीं होगा, सबको बोलना होगा। अब अगर बदलाव चाहिए तो पॉलिसीज में बदलाव करना होगा, एजुकेशन अलॉटेड फंड्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा, करप्शन को तो तुरंत बंद करना होगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट टीचर ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना होगा गवर्नमेंट को। जितना ज्यादा टीचर्स की ट्रेनिंग होगी उतना ही अच्छे बच्चे पढ़ाई